हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कक्षा 12 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर पी ब्लॉक। हम लोग अध्ययन करेंगे पी ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक के तत्व। जो हमारी आवर्त सारणी बनी है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें तत्वों को लेकर के 4 ब्लॉक बनाए गए हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो जो ये चारों ब्लॉक बनाए गए हैं उनमें अलग अलग तत्व रखे गए हैं। तो हम किसका अध्ययन करेंगे? पी ब्लॉक के तत्वों का। पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? जैसे एस ब्लॉक का तत्व था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं उसके आधार पर यदि तत्वों का जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होता है अगर एस ब्लॉक में जाता है, एस ऑर्बिटल में जाता है तो उसे एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। पी ऑर्बिटल में जाता है तो उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ऐसे डी और एफ में अगर जाता है तो उन्हें डी और एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ना है? पी ब्लॉक के तत्व, अर्थात ऐसे तत्व इसमें आएंगे जिनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसमें जाएगा? पी ऑर्बिटल में जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक के तत्व। जो पी ब्लॉक है आवर्त सारणी में हमारे, उन तत्वों को देखें तो जो पी ब्लॉक है उसमें 7 क्या है? आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। तो जो वर्ग 13 से है, वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये जो वर्ग है इसी में पी ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं। कौन कौन से तत्व हैं? जैसे 13 में क्या है? बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ऐसे याद कर सकते हैं। जो 14 वर्ग हैं इसमें कौन कौन से तत्व रखे गए हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कॉपर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इसको याद कर सकते हैं। कहे सिया जी सुनो प्रभु, कहे सिया जी सुनो प्रभु। कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया और लेड हो गया। इसी तरह जो 15 है, 15 में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इसको याद कर सकते हैं। नाना पाटकर, असरानी, सब बीमार। नाना पाटकर, असरानी, सब बीमार, इसे याद कर सकते हैं। वर्ग 16 जो है इसमें तत्व हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, इसको याद कर सकते हैं। ओ सरलता से टीपो, ओ सरलता से टीपो। इसी प्रकार जो वर्ग 17 है इसमें तत्व रखे गए हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, इसको याद कर सकते हैं। फिर कल बाहर आई एंटी, फिर कल बाहर आई एंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इस तरह जो वर्ग 18 तत्व हैं इसमें सबसे ऊपर है हीलियम। हीलियम है, हीलियम के बाद क्या है? नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान और रेडान है। इतने तत्व हैं। इसको याद कर सकते हैं। हीना, नेहा और करीना, हीना, नेहा और करीना एक्स-रे, हीना, नेहा और करीना एक्स-रे, ये हैं। इन सभी तत्वों को कहा जाता है
पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होता है वो पी ऑर्बिटल में जाता है। कैसे देखेंगे, इसको देखने के लिए कुछ चीज़ों को याद करना होगा, उनकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे जो ऑर्बिटल है, जो ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल होता है, पी होता है, डी होता है और एफ ऑर्बिटल होता है। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में अधिकतम 6, डी में 10 और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस ऑर्बिटल में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। अगर इनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करें, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करें, तो जो बोरान होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का हो जाएगा 9, नियान का 10। हीलियम जो है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, 2 होता है। इसको इस 18 वर्ग में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सभी अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें हैं, इसका मतलब इनका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है पूर्णतया भरा होता है। जो बाह्यतम ऑर्बिटल होता है वो पूर्णतया भरा होता है। हीलियम जो है इसके अपवाद के अंतर्गत आता है, क्योंकि हीलियम जो होता है इसके बाह्यतम कोश में हीलियम परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे जाना चाहिए ये एस ब्लॉक में, लेकिन किसका है, पी ब्लॉक का, निष्क्रिय गैसों का है। निष्क्रिय गैस इसलिए है क्योंकि इनका जो बाह्यतम कोश होता है वो पूर्णतया भरा होता है, ये किसी भी परमाणु से क्रिया नहीं करती हैं। तो ऐसे इसमें जो है बोरान है, बोरान का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें हम लोग, बोरान 5 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p1, लास्ट पी में गया ना, 1s2 2s2 2p1, अर्थात ये जो सभी हैं पी ब्लॉक के तत्व हैं। इसका 2p1 हो रहा है, 2p1 हो रहा है इसका, और आवर्त में जब नीचे जाएंगे 2p1 3p1 4p1 5p1 और 6p1। ऐसे कार्बन का अगर करेंगे 6 है तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, इसका हो जाएगा 2p2, इसका 3p2, इसका 4p2, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। नाइट्रोजन का निकालेंगे, परमाणु क्रमांक 7 है, 1s2 2s2 2p3, अर्थात बोरान में अगर देखें तो इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कितने, 2p1, इसका 2p2, इसका 2p3, इसका 2p4, इसका 2p5 और लास्ट में नियान का निकालेंगे 2p6 हो जाएगा। आवर्त में जाएंगे बढ़ता जाएगा, यहाँ 2p, यहाँ 3p हो जाए, यहाँ 4p, यहाँ 5, यहाँ 6, ऐसे यहाँ सेम होता जाएगा। अब अगर देखें यहाँ पे जो p ब्लॉक है, यहाँ बोरान का है 2p1, 2p1, यहाँ क्या है 2p6, 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 और 2p6। अब जितने भी तत्व हैं देखिए, सबका जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है किस में जा रहा है, पी ऑर्बिटल में जा रहा है, पी ऑर्बिटल में जा रहा है, इसीलिए ये सभी कैसे हैं, पी ब्लॉक के तत्व हैं। ये जो है सभी पी ब्लॉक के तत्व हैं। अब पी ब्लॉक के तत्व हैं, हमें बढ़ना है 12 के सिलेबस में, वर्ग 15 16 17 और 18, ये 12 के सिलेबस में हमें पढ़ना है, बाकी 13 और 14 ये 11 के सिलेबस में। तो हम लोग आज इसके कुछ बेसिक लक्षण के बारे में बात करेंगे, फिर कल से स्टार्ट करेंगे एक एक वर्ग 15 16 17 और 18। तो चलिए कुछ बेसिक लक्षण जानते हैं कैसे क्या है। पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो ही गया, इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, पी ब्लॉक के जो तत्व थे उनका क्या था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी में क्या आ रहा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितने भी तत्व थे, बोरान का आ रहा था 2p1, आर्गन का आ रहा था 2p6, बाकी सब 20 के थे, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं np1 और np6।
अर्थात जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कितना होता है, NH2 NP1। अब NH2 तो पूरा भरा है, जैसे नाइट्रोजन के लिए 7 है, हो जाएगा 1S2 2S2 2P3। अब देखिए S जो है ये पूर्णतः भरा है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम N मान सकते हैं। N इसलिए मानेंगे क्योंकि जैसे नीचे नीचे जाएंगे N क्या प्रदर्शित कर रहा है, N प्रदर्शित कर रहा है आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या। तो वैसे इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा कितना हो जाएगा, NH2 और क्या हो जाएगा NP, यहाँ क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है 1 2 कितना 6, NH2 NP 1 2 6। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। NP में कितने होते हैं, पी ब्लॉक में 1 से लेकर 6 तक। अब इसके कुछ विशेष लक्षणों को पढ़ लेते हैं, फिर कल से स्टार्ट करेंगे वर्ग 15, फिर एक वर्ग चलता रहेगा। अब बात करें जैसे जब इसको कहा जाता है, जेड प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक, और जो F लिखा है इसका मतलब इफेक्टिव, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या कहते हैं जेड को, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब अगर हम देखें प्रभावी नाभिकीय आवेश, यही मेन है, इसको जान जाएंगे तो जो लक्षण है अपने आप सब आ जाएगा। इसको देखते हैं, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। अब मान लेते हैं कोई परमाणु है, परमाणु की संरचना में बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, उसके बाद क्या होता है, वो इसके चारों ओर ऑर्बिटल होता है। अब अगर मान लें कि जो पहला ऑर्बिटल है इसमें 1 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद का 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक आवर्त और है, एक सेल और है, तो क्या होगा, अगर मान ली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 है। अब इसमें अगर देखें हम, जो जेफ है, किसी भी परमाणु पर जो आवेश होता है वो किसके कारण होता है, इसी नाभिक कारण होता है। नाभिक में कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है, इसी कारण होता है। तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, अब अगर हम इसमें देखें कि ये जो नाभिक होगा, अगर इस सेल को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, अपनी तरफ इसको आसानी से खींच लेगा, इसको आसानी से खींच लेगा। अब ये दूर है, ये दूरी पर स्थित है, तो इसको क्या करेगा, इसको खींचने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो क्या करता है, देखो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, ये क्या होता है कि परमाणु जो होता है, परमाणु के बाह्यतम कक्षक पर नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है, परमाणु के बाह्यतम कक्षक पर। तो इसका बाह्यतम कक्ष है, इस पे तो लगाएगा ही, इस पे भी लगाए, इस पे, लेकिन जो बाहर, क्योंकि इस पे जो बल लग रहा है उसको ये दोनों रोक रहा है, ये रोक रहा है और ये रोक रहा है, इसलिए बाह्यतम कक्षक पर कहा जाता है कि परमाणु के बाह्यतम कक्षक पर इस नाभिक द्वारा जो लगाया गया आकर्षण बल होता है वही क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। अब ये क्या हो गया, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो गया कि किसी भी परमाणु में इस नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश पर जो लगाया गया आकर्षण बल होता है, जिस बल से ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, वही क्या कहलाता है, उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। अब इसको हम देखते हैं किसी भी आवर्त सारणी में वर्ग में क्या प्रॉब्लम होती है और आवर्त में ये क्या इफेक्ट करता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसी में अगर देखें प्रभावी नाभिकीय आवेश जो देखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है
इसको जानने के लिए हम देखें परमाणु आकार। परमाणु आकार, परमाणु आकार जो होता है, परमाणु आकार जो होता है, हम मान ले कि ये इसका हो गया परमाणु का नाभिक। ये क्या हो गया? परमाणु का नाभिक हो गया। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल ये है, ये सेल है। तो जो परमाणु का आकार होता है, किसी भी परमाणु के आकार की व्याख्या जो की जाती है वो उसके परमाणु त्रिज्या द्वारा की जाती है। परमाणु त्रिज्या द्वारा, उसके परमाणु त्रिज्या द्वारा किसी भी परमाणु की व्याख्या जो की जाती है उसके किसके द्वारा की जाती है? परमाणु त्रिज्या द्वारा। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? देखो, ये नाभिक हो गया। नाभिक से लेकर, किसी परमाणु के नाभिक से लेकर उस परमाणु का जो बाह्यतम कोश है, ये यहाँ तक की जो दूरी होती है, इसी को कहा जाता है परमाणु त्रिज्या। क्या होता है? किसी भी परमाणु के नाभिक से, किसी भी परमाणु के नाभिक से उस परमाणु के बाह्यतम कोश की जो दूरी होती है, इसे कहा जाता है परमाणु त्रिज्या। अब परमाणु त्रिज्या जो होती है, इसी के आधार पर परमाणु आकार की व्याख्या की जाती है। अब परमाणु आकार को अगर देखें, जो जफ होता है, जफ परमाणु आकार जो होता है, वो जफ और आकार में जो संबंध है, जफ का जो आकार से संबंध है, परमाणु के आकार से, वो कैसा है? अब देखें, अगर जफ ज्यादा होगा, किसी भी परमाणु का जफ अर्थात प्रभावी नाभ की आवेश ज्यादा होगा, तो क्या करेगा? जब प्रभावी नाभ की आवेश पे ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा? उस परमाणु को, उस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचेगा। जब अपने अंदर खींचेगा तो सेल क्या हो जाएगा? सेल जब पास पास आएंगे तो क्या होगा? इसका आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसका आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अगर किसी भी परमाणु का जफ अर्थात प्रभावी नाभ की आवेश ज्यादा है, अब इस पे अगर नाभ की आवेश ज्यादा रहेगा तो जब उसको, परमाणु को, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को जो अपनी ओर खींचेगा तो इसके जब सेल पास पास आएंगे तो इसका आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। आकार छोटा हो जाएगा अर्थात जो जफ होता है वो आकार का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात किसी परमाणु का अगर जफ ज्यादा होगा तो उसका आकार छोटा होगा। अगर जफ कम होगा, आवेश कम होगा, तो इसको थोड़ा नहीं खींच पाएगा ज्यादा। जब ज्यादा नहीं खींच पाएगा तो इसके सेल क्या रहेंगे? दूरी पे रहेंगे, तो इसका आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगर जफ ज्यादा होगा तो आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब हम इसको समझते हैं वर्ग और आवर्त में। वर्ग और आवर्त में, वर्ग में अगर देखें, वर्ग और आवर्त में, वर्ग में अगर देख ले, पहले मान ले किसी परमाणु, किसी भी प्रकार के तत्व को ले लें, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया और फ्रांसियम हो गया। यहाँ पर अगर देखें, जो लिथियम है, यहाँ पे मान ले कि आकार जो है ये नाभिक हो गया, ये क्या हो गया? इसके ऑर्बिटल हो गया। दूसरा मान लें, ये नाभिक हो गया, ये इसका एक ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। फिर और नीचे आएंगे, ये नाभिक हो गया, इसका ये पहला सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया और तीसरा सेल हो गया। यहाँ पे एक चौथा सेल है। जैसे जैसे नीचे आएंगे क्या होगा? आवर्तक संख्या बढ़ती है ना, ये दूसरे आवर्त में, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आवर्त में ऐसे बढ़ता जाएगा। तो अगर वर्ग में जाएंगे तो देखो यहाँ क्या हो रहा? आवर्तों की संख्या बढ़ रही है। वर्ग में चलने पर आवर्तों की संख्या बढ़ रही है। जब वर्ग में चलेंगे आवर्तों की संख्या बढ़ेगी, अर्थात क्या होगा? परमाणु का आकार कैसा होगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम ही रहती है। क्या नाम सबका? देखो, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। सबके लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो होता है NS1 एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम ही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम रहेगी। केवल क्या हो रहा है? आवर्तों की संख्या बढ़ रही है। अब अगर आवर्तों की संख्या बढ़ रही है
तो क्या होता है, जब अगर आवर्तक संख्या बढ़ रही है तो जब क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ेगी, जब क्या हो जाएगा, जब कम हो जाएगा, जब कम हो जाएगा तो आकार क्या हो जाएगा, इसका बड़ा हो जाएगा। अर्थात किसी भी आवर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो इसका क्या होता है, आकार बड़ा होता है, आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ऐसे आवर्त में अगर देखें, किसी भी आवर्त में चले, जैसे बोरान से लेके चले, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान तक, इसी में चले तो क्या होगा, बोरान का है, बोरान का ये हो गया इसका नाभिक, ये पहला ऑर्बिटल हो गया। इस पे किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, बोरान है, परमाणु क्रमांक 5, 1s2, 2s2, 2p1, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। इसमें देखें कार्बन, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, सभी एक ही आवर्त में, आवर्त संख्या क्या होगी, समान होगी। ये दूसरा मान लेते हैं, ये हो गया, ये तीसरा हो गया। अब देखिए इसमें अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है बातम के, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ऐसे और आगे हैं, तो क्या होगा, जब ध्यान से देखना क्या होगा, यहाँ पे आवर्तक संख्या सेम है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, अर्थात इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, आवेश कैसा होता है, नाभिक पर धनावेश होता है। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, इसका जब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, इसका आकर्षण बढ़ेगा, माइनस से प्लस अपनी तरफ खींचेगा। जब आवेशों की संख्या क्या नाम, जब बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अर्थात किसी भी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु आकार कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक इसी तरह परमाणु आकार हो गया, या उसे कहें परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। किसी भी वर्ग में अगर ऊपर से नीचे चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। परमाणु त्रिज्या इसलिए बढ़ेगी क्योंकि आकार बढ़ेगा तो जब का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब का मान कम हो जाएगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका आकार बढ़ेगा। ठीक ऐसे किसी आवर्त में अगर बाएं से दाएं चलेंगे तो जब का मान बढ़ेगा, जब का मान अगर बढ़ेगा, आवेश ज़्यादा होगा तो सेल क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। जब सेल पास पास आ जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जब परमाणु त्रिज्या छोटी हो जाएगी तो आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये हो गया परमाणु का आकार और परमाणु त्रिज्या। अगला लक्षण देखते हैं, परमाणु त्रिज्या हो गया। अगला है आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा क्या होता है, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। देखें कि जैसे ये परमाणु का नाभिक है, इसका पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 8 हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर। अब क्या करेगा, आयनन ऊर्जा क्या होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकालें, इस एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकालें तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये कसके जो बांधे हैं, जो प्रभावी नाभ के आवेश है अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। अर्थात अगर हम इसको निकालें तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। जब ऊर्जा देना पड़ेगा, वही जितनी ऊर्जा की मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी, उसकी आयनन ऊर्जा। क्या हो सकता है कि किसी विलगित गैसीय परमाणु से, किसी विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने में प्रयुक्त ऊर्जा भी क्या कहलाता है, उसका आयनन ऊर्जा कहलाता है, आयनन विभव कहलाता है।
किसी विलगित गैसीय परमाणु इसलिए है क्योंकि कोई भी परमाणु होगा, अगर मान लेते ठोस है, इसके में से इलेक्ट्रॉन निकालना था, अगर गर्म करेंगे तो इसके कण दूर दूर जाएंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आयनन ऊर्जा जो होती है किसी भी विलगित गैसीय परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह इसकी क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब आयनन ऊर्जा को देखें, वर्ग और आवर्त में, वर्ग में हो रहा था, अगर वर्ग में चल रहे थे, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे, तो क्या हो रहा था, आकार क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अब जब आकार बढ़ेगा अर्थात आकार जब बढ़ रहा था तो प्रभावी नाभ की आवेश क्या हो रहा था, कम हो रहा था। जब प्रभावी नाभ की आवेश कम होगा तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आकार बड़ा है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं किसी भी वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ती है। अगर कस के पकड़े हैं तो ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जब आकार बड़ा हो जाएगा तो इसका आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब आकर्षण कम हो जाएगा तो परमाणु आकार बढ़ जाएगा। परमाणु आकार अगर बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसी तरह से हम अगर आवर्त में देखें, आवर्त में क्या होता है, जो जेफ का मान होता है ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती, जिससे जेफ का मान क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। जब जेफ का मान ज़्यादा होगा तो आकर्षण क्या होगा, ज़्यादा हो रहा है, आकर्षण ज़्यादा है, अर्थात उसे बाहर निकालने में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा की मात्रा क्या होनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अर्थात किसी भी आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो क्या होता है, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब का मान वहाँ ज़्यादा है, जब का मान ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आकार छोटा हो जाएगा तो इसका आकर्षण बढ़ जाएगा। आकर्षण जब बढ़ जाएगा तो इसको बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब इसको कस के बांधे हैं तो इसको बाहर निकालने क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी। ये हो गया आयनन ऊर्जा। ठीक इसी तरह दूसरा गुण देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी आयनन ऊर्जा। ये सब कुछ कक्षा 11 की चीज़ें हैं जो आप लोगों का रिवाइज हो रहा है। आयनन ऊर्जा हो गया। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्या होता है, सेम ऐसे है जैसे ये क्या था, उसका नाभिक था, ये पहला सेल था या दूसरा, ये तीसरा। अब देखें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 थी, यहाँ पे 8 थी, सेम ऐसे बनाए, 8 थी, यहाँ पे 2 था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन 1 है, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा था, ऊर्जा देनी पड़ रही थी, वही क्या कहलाती थी, हमारी आयनन ऊर्जा। परमाणु ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच सकता है ना, परमाणु क्या हो सकता है, अपने अंदर खींच सकता है। तो परमाणु जो अपने अंदर खींचता है तो उसमें भी क्या होता है, ऊर्जा का परिवर्तन होता है, ऊर्जा का परिवर्तन होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है तो इसकी ये भी प्रवृत्ति होगी कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच सकता है। अगर इसको इससे प्रेम नहीं है तो निकाल सकता है, अगर किसी दूसरे से प्रेम है तो उसको अपने अंदर खींच सकता है ना। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा जो होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाएगा, किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी बाह्य इलेक्ट्रॉन को विलगित गैसीय परमाणु में, विलगित गैसीय परमाणु में भेजने पर या आकर्षण करने पर, भेजने पर ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है, ऊर्जा का परिवर्तन, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा।
अर्थात कह सकते हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचता है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचता है, तो उसमें जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा क्या होगी, जैसे परमाणु है अगर बाहर निकाल रहा है तो इसकी ये भी प्रवृत्ति होगी कि इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच सकता है। तो किसी भी विलगित गैसीय परमाणु को जब किसी बाह्य इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचता है तो वहाँ जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा। अब ठीक ऐसे इसको भी देखें वर्ग और आवर्त में। वर्ग में अगर देखें, वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जा रहे थे तो आकार क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। आकार अगर बढ़ा है तो आकर्षण क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो किसी परमाणु का अगर आकर्षण कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने में उसकी जो ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा लगेगी। तो क्या हो जाएगा, अगर किसी भी वर्ग में हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा का मान कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि जब आकार बढ़ जाएगा तो ये अपनी ओर खींचने में क्या करेगा, अपनी उतनी आसानी से खींच नहीं पाएगा। तो इसी तरह जब वर्ग में क्या होगा, ऊपर से नीचे चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा का मान कम होता है। अगर आवर्त में देखें, आवर्त में लेफ्ट से राइट, दाएं से बाएं चलें, अगर दाएं से बाएं चल रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जब का मान ज़्यादा होता है, जब का मान ज़्यादा होता है तो आकार क्या होता है, छोटा होता है। आकार जब छोटा होगा तो आकर्षण ज़्यादा होगा, इसलिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर आसानी से खींच लेगा। अर्थात कह सकते हैं किसी भी आवर्त में अगर लेफ्ट से राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा का मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है, बढ़ता है। तो खींच लेगा आसानी से। यहाँ पे क्या करेगा, आसानी से नहीं खींच पाएगा क्योंकि आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा। ठीक इसी तरह दूसरा लक्षण जो है, इसी तरह दूसरा लक्षण है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। अब जैसे देखें कि ये है HCl, HCl बना है, HCl, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया 6 और एक साथ ये हाइड्रोजन का हो गया 8। ये साझे का इलेक्ट्रॉन जो है दोनों, ये क्या करता है, क्लोरीन जो है ये ज़्यादा विद्युत ऋणी है, हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। जब अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है तो इस पे आ जाता है आंशिक ऋणावेश, इस पे आ जाता है आंशिक धनावेश। पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है इस पे और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या होता है, यही जो चार्ज जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता हुआ उसके कहलाता है विद्युत ऋणात्मकता। क्या हो जाएगा कि साझे के इलेक्ट्रॉन को सहसंयोजी बंध में, सहसंयोजी बंध में जो साझे का इलेक्ट्रॉन होता है, साझे के इलेक्ट्रॉन को, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति, वही क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्या होगा, जो सहसंयोजी बंध होगा उस सहसंयोजी बंध में ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन एक देता है एक हाइड्रोजन, तो क्या करता है क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। जब अपनी ओर खींच लेता है तो इस पे आंशिक ऋणावेश आ जाता है, इस पे क्या आ जाता है, आंशिक धनावेश आ जाता है। तो वही होता है कि सहसंयोजी बंध में साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो प्रवृत्ति होती है वही उसकी क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्या होता है कि सहसंयोजी बंध में साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति वही क्या कहलाती है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। बस इस लेक्चर में बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 12 का सिलेबस जो है
पहला रहेगा वर्ग 15 के तत्व। वर्ग 15 के तत्व में हम लोग अध्ययन करेंगे नाइट्रोजन फैमिली का। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, जितने तत्व हैं सबका अध्ययन करेंगे। आप लोग से एक सवाल है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आप लोग ये बताना है कि अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो जेब का मान घटता या बढ़ता है, और अगर किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या जेब का मान घटता है या बढ़ता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।